Assalamu alaikum everyone, this is the channel Nursing Officers and I'm Abrar Wani. Today I'm going to discuss some important practice questions related to ABG. These questions are very important, so please keep your notebook in front and note down all the important points. Before starting, subscribe the channel Nursing Officers to get more updates and videos. So let's start with the ABG. ABG क्या होता है वो हम देखेंगे पहले. देखो ABG के लिए मैंने इसलिए सेपरेट वीडियो बनाया क्योंकि ABG बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें. हर किसी एग्ज़ाम में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, चाहे वो नॉर्सेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जिपमर का हो, चाहे वो JKSSB का हो, हर किसी एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आता है ऑन द इंटरप्रिटेशन. मैंने इस वीडियो में, इस लेक्चर में अच्छे से आपको समझाया है व्हाट आर द एसिड बेस इम्बैलेंसेस, वो हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे ऑन द बेस ऑफ ABG. और इसके अलावा जो भी कंपनसेटरी मैकेनिज्म हमें NCLEX में देखने को मिलता है वो हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं. सो बी केयरफुल. सारे जो पॉइंट्स जो मैं कहूँगा वो आप नोटबुक पे नोट करना, ठीक है ना. ABG क्या होता है? ABG मेजर क्या करता है? ABG मेजर्स द pH, जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं, ठीक है ना, एंड द लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड फ्रॉम एन आर्टरी. आर्टरी से हम ब्लड ड्रा करते हैं, वो हम उसको हम टेस्टिंग करते हैं. उसमें हम देखते हैं pH मीन्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन देखते हैं. हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. दो चीज़ें आती हैं pH में, वेदर द ब्लड इज एसिडिक और इट इज़ अल्कलाइन इन नेचर, वो हमें देखना है ऑन द बेस ऑफ pH. ऑन द बेस ऑफ pH हम देख सकते हैं कि ये एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है. ऐसे ही हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं. पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल वैल्यू है 35 to 45 mmHg. ऐसे ही हमारी बॉडी में ऊपर वाले ने एक सिस्टम रखा है, दैट इज द बफर सिस्टम. बफर क्या होता है? बफर सिस्टम होता है, इट मेंटेन्स द pH, ठीक है ना. ये मेंटेन करता है हमारा pH. अगर एसिडोसिस हो ये उसको बराबर लाएगा, या अल्कलोसिस हो ये उसको बराबर लाएगा, ठीक है ना. बफर इज एनी सोल्यूशन विच कंटेन्स अ वीक बेस, अ वीक एसिड एंड देयर साल्ट, ठीक है ना. बफर क्या है हमारी बॉडी में? दैट इज बाइकार्बोनेट. सो इसका वैल्यू क्या है? 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. ये आपको याद रखना है. देखो pH जो होता है वो हम उससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्केल. ये हम मानेंगे दिस इज अ pH स्केल. ये नॉर्मल रेंज है 7.35 to 7.45, ठीक है ना. अगर 7.35, अगर 7.45 से ज़्यादा आ जाए, 7.4647, दैट मीन्स द पेशेंट हैज़ अल्कोलोसिस. अगर 7.35 से कम आ जाए, दैट द पेशेंट इज इन एसिडोसिस, ठीक है ना. ये आपको याद रखना है. सो डिक्रीज्ड pH मीन्स एसिडोसिस एंड इंक्रीज्ड pH मीन्स अल्कोलोसिस. ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना. ऑन द बेस ऑफ pH आप अच्छे से देख सकते हो कि पेशेंट को एसिडोसिस है या अल्कोलोसिस है, ठीक है ना. प्रेजेंट इन द आर्टरीज, ठीक है ना. 100 to 80 to 100 mm of Hg. इसी तरह जो अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी में बाइकार्बोनेट्स रखे हैं HCO3, दैट इज द नॉर्मल वैल्यू इज 22 to 26. ये आपको याद रखना है, ठीक है ना. 22 to 26, ओके. इसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस. करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक टेबल दिखाऊंगा. टेबल की मदद से आप प्रैक्टिस जो भी क्वेश्चंस है वो एक टेबल आपको रिमाइंड करना है, उसकी मदद से आप इजीली कर सकते हो तमाम वो क्वेश्चंस जो भी आपको एग्जाम में आएंगे. हाउ विल इंटरप्रेट द ABG, ओके. हम लिखेंगे यहाँ पे pH, यहाँ पे लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे लिखेंगे HCO3. pH क्या है हमारा? नॉर्मल 7.3. ये भी लिख के रखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगी. PaCO2 कितना है? 35 to 45 mm of Hg. जो HCO3 है वो कितना है? 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है ना. पहला पार्ट लिखेंगे, ये सारा नोट करना. रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. मैंने अभी कहा था आपको एसिडोसिस में pH डिक्रीज्ड रहता है, सो pH विल बी डिक्रीज, ठीक है ना. ओके, pH विल डिक्रीज. ऐसे ही यहाँ पे PCO2, ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या रहता है? इंक्रीज्ड, ठीक है ना. जो HCO3 होता है, जो बाइकार्बोनेट होता है, वो अनचेंज्ड रहता है क्योंकि रेस्पिरेटरी है ना, ये अनचेंज्ड रहेगा. नंबर सेकंड, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस. रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में pH क्या रहता है? इंक्रीज्ड रहता है. मैंने अभी बोला आपको इंक्रीज्ड pH जो होता है, यहाँ पे इंक्रीज्ड pH जो होता है दैट मीन्स अल्कलोसिस, ठीक है ना.
इंक्रीज pH रहता है इन द अल्कोलोसिस, ओके। जो PaCO2 होता है वो डिक्रीज रहता है, और HCO3 अनचेंज क्यों रहता है? बिकॉज इट डील्स विद रेस्पिरेटरी थिंग। HCO3 मीन्स मेटाबॉलिक थिंग। अब मेटाबॉलिक की तरफ हम जाएंगे। मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो होता है उसमें pH क्या रहता है? एसिडोसिस है, pH डिक्रीज्ड रहेगा, ओके। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है क्योंकि मेटाबॉलिक है अनचेंज्ड रहेगा, ओके। जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, मैंने अभी भी बोला बाइकार्बोनेट डील्स विद द मेटाबॉलिक थिंग, ठीक है ना, डिक्रीज्ड रहेगा। हमेशा याद रखना एसिडोसिस में HCO3 डिक्रीज्ड रहता है, ओके। ऐसी लास्ट मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस में pH क्या रहेगा? इंक्रीज्ड रहेगा। जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो अनचेंज रहेगा, क्यों? बिकॉज इट डील्स विद द मेटाबॉलिज्म नॉट विद द रेस्पिरेटरी, ओके। जो बाइकार्बोनेट हैं वो इंक्रीज्ड रहेंगे, ठीक है ना। ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप इजीली प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा जिसकी मदद से आप समझोगे अच्छे से कि कैसे हम इंटरप्रेट करें ABG। पहला क्वेश्चन ऐसे है, if the pH is 7.1, PCO2 is 57, HCO3 is 24, इंटरप्रेट द रिजल्ट, ठीक है ना, हमें रिजल्ट देखना है। ये करने के लिए आपको वैल्यू ज़रूरी याद होने चाहिए, जो भी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। pH कितना है, PCO2 कितना है, HCO3 कितना है, ठीक है ना। उसके बाद एग्जामिनेशन में रफ पेपर देते हैं, रफ पेपर पे आपको ऐसे बनाना है, इससे ज़्यादा इजी होता है और कंफ्यूज नहीं होता है इंसान, बिकॉज एग्ज़ाम में हमेशा जल्दबाजी होती है। आप ऐसे टेबल बनाओगे एसिड, नॉर्मल एंड बेस, ठीक है ना। ऑन द बेस ऑफ दिस हम करेंगे ये। देखो 7.1 7.35 से कम है, यहाँ पे pH में बनाऊंगा, ये नॉर्मल है 7.35 टू 7.45, ठीक है ना। इससे कम आता है दैट मीन्स एसिडोसिस, ज़्यादा 7.45 दैट मीन्स अल्कोलोसिस। इस केस में क्या है 7.1 वो इधर आएगा, दैट मीन्स एसिडोसिस, ये एसिड में आएगा pH, ठीक है ना, pH एसिडोसिस। यहाँ पे हम लिखेंगे वेरी इजी क्वेश्चन, एसिडोसिस, ठीक है ना। इसी तरह PCO2 देखेंगे हम 57, नॉर्मल रेंज कितना है 35 टू 45, 57 इज मोर देन 45, ठीक है ना। दैट मीन्स इंक्रीज्ड PCO2 वो किस में आएगा? एसिडोसिस में आता है, ठीक है ना। इंक्रीज्ड PCO2 भी हम कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे PCO2, दैट मीन्स पेशेंट हैज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कितना इजी है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्मॉल टेबल यू कैन प्रिडिक्ट whether the patient has respiratory acidosis, whether respiratory alkalosis or metabolic things, okay। दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो अगर ऐसे क्वेश्चंस देंगे एग्जाम में, फॉर एग्जांपल इफ द पेशेंट हैज़ pH 7.1, PCO2 है 38, HCO3 आता है 18, ओके। इंटरप्रेट द रिजल्ट। हमें देखना है पहले 7.1 pH मीन्स कम है, दैट मीन्स एसिडोसिस, ओके, एसिडिक थिंग है, ओके। PCO2 मीन्स 38 मीन्स 22 टू 26 नॉर्मल है, ठीक है ना। 22 टू 26 से ज़्यादा है, इंक्रीज मीन्स, ठीक है ना, ठीक है ना। PCO2 35 टू 45 है, PCO2 नॉर्मल रेंज में आएगा, ओके। HCO3 18 है, 22 से कम आता है, ठीक है ना, 18 इससे कम आएगा, दैट मीन्स pH डिक्रीज मीन्स मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है ना। एसिडोसिस यहाँ पे, ये यहाँ पे आएगा HCO3, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ओके। दूसरा एक क्वेश्चन मैं बोलूँगा आपको, देखो इफ द pH इज फॉर एग्जाम्पल 7.55, PCO2 इज 31, बाइकार्बोनेट इज 23, इंटरप्रेट द रिजल्ट, ठीक है ना। हम पहले देखेंगे pH इज 7.55, 7.45, ठीक है ना, उससे ज़्यादा है मीन्स अल्कलोसिस है, ठीक है ना। pH यहाँ पे आएगा बेस में, अल्कलोसिस। आधा आंसर हमने किया। अब हमें देखना है PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 31, 35 टू 45 इज नॉर्मल, 35 से कम है मीन्स डिक्रीज्ड है, मीन्स रेस्पिरेटरी थिंग, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी थिंग। सो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे HCO3 इज 23, 22 टू 26 इज नॉर्मल, सो HCO3 इज नॉर्मल, सो इट इज रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। अब मुझे लगता है आप इजीली इंटरप्रेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल। ये टेबल आपको याद करना है कि कब डिक्रीज होता है, कब इंक्रीज होता है, ठीक है ना। याद क्या करना है, आप समझो यहाँ पे देखो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, pH डिक्रीज
जो होता है वो एसिडोसिस में आता है, ठीक है ना। इंक्रीज्ड PCO2, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा डील करता है विद द एसिडोसिस थिंग। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो मीन्स द पेशेंट इज इन एसिडोसिस, ठीक है ना। डिक्रीजन है द पेशेंट इज इन अल्कोलोसिस, ओके। जब भी कभी कभार SCO3 लेवल डिक्रीज्ड हो किसी भी क्लाइंट में, दैट मीन्स पेशेंट हैज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है ना, और pH भी यहाँ से डिक्रीज्ड हो। जब भी कभी कभार SCO3 इंक्रीज्ड हो और pH भी इंक्रीज हो, दैट मीन्स पेशेंट हैज मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, ओके, ठीक है ना। इसके बाद लास्टली आता है हमारा कंपनसेटरी पार्ट, दैट मीन्स कंपनसेशन। अगर किसी भी पेशेंट में ये सारी चीज़ें होती हैं, उसमें कंपनसेशन हमारी बॉडी क्या रोल अदा करती है जिसकी वजह से pH नॉर्मल होता है, उसको हम बोलते हैं कंपनसेशन। वो मैं दिखाऊंगा आपको विद द प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो द कंपनसेटरी मैकेनिज्म इज लाइक दिस। हम यहाँ पे लिखेंगे कंपनसेटरी मैकेनिज्म। वेरी इजी, ये भी बहुत इजी है, बस आपको समझना है अच्छे से कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता क्या है। देखो, व्हेनेवर देयर विल बी एसिडोसिस एंड अल्कोलोसिस, बॉडी हैज टू कंपनसेट, ठीक है ना। वो कुछ ऐसी मेटाबॉलिक चीज़ें चेंजेस करेगी बॉडी में जिसकी वजह से जो हमारा pH है वो नॉर्मल लेवल्स में आएगा, ठीक है ना। उसी को हम बोलते हैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म। उसमें आता है हमारा पार्शियल कंपनसेशन, फुली कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड। अनकंपनसेटेड मीन्स जो मैं यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिखा रहा था, यहाँ पे SCO3 क्या है नॉर्मल रेंज में, बाकी सारा रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस दिखाया गया है, दैट मीन्स बॉडी इज अनकंपनसेटेड। बॉडी कुछ भी नहीं कर रही है किसके खिलाफ, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस के खिलाफ। अगर कभी कभार बाइकार्बोनेट लेवल्स इधर यहाँ PCO2 लेवल्स डिरेंज्ड हो, ठीक है ना, हमें समझ नहीं आए, वहाँ से भी इंक्रीज्ड यहाँ से डिक्रीज्ड, तो हमें पता होना चाहिए दैट इन दिस क्वेश्चन देयर इज द कंपनसेटरी मैकेनिज्म, ठीक है ना। कभी कभार ये जिपमर और नॉरसेट एग्जाम्स में या एनक्लेक्स एग्जाम्स में आते हैं, आप अच्छे से समझो। देखो, इन द कंपनसेटरी मैकेनिज्म आपको बस याद रखना है 4 चीज़ें। देखो, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जब भी होता है, समझो यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जब भी होगा, जो हमारा बाइकार्बोनेट होता है वो इंक्रीज्ड होता है। मैंने अभी भी आपको बोला, जो बाइकार्बोनेट थिंग इज डील्ड विद द बफर सिस्टम मेंटेन्स द pH। एसिडोसिस है तो बॉडी क्या करेगी, बाइकार्बोनेट को ज्यादा करेगी, बोलेगी बाइकार्बोनेट को जाओ pH को नॉर्मलाइज करो, ठीक है ना। दैट मीन्स इसके खिलाफ क्या होता है, बाइकार्बोनेट इंक्रीज्ड। ये इसका कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। दूसरा, इफ द पेशेंट हैज रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, अगर अल्कोलोसिस हो तो सीधी सी बात है जो बाइकार्बोनेट डिक्रीज्ड रहेगा, ठीक है ना, ओके। इसके बाद मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अगर किसी पेशेंट में हो एसिडोसिस जब हो, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है वो डिक्रीज्ड रहता है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, जो कार्बन डाइऑक्साइड एसोसिएटेड विद द एसिडिक थिंग्स, ठीक है ना, ये एसिडोसिस से एसोसिएटेड होता है, ठीक है ना। जब भी कभी कभार इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी पेशेंट में हो, दैट डील्स विद द एसिडोसिस। जब भी कभी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्या होता है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड लेवल डिक्रीज होता है, उसकी वजह से pH नॉर्मलाइज होने लगता है, ठीक है ना। अगर अल्कोलोसिस हो, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस अगर हो, दैट मीन्स PCO2 विल बी इंक्रीज। अगर ये सारे कंसेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना, आप इजीली कंपनसेटरी मैकेनिज्म में जो भी क्वेश्चंस आए वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे मैं नॉर्मल वैल्यूज जो आपने याद करने हैं, pH इज 7.35 to 7.45, PCO2 इज 35 to 45, ऐसे ही टिप ऑफ द टंग याद होने चाहिए। SCO3 इज 22 to 26, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है हमें, इफ द pH ऑफ द पेशेंट इज 7.22, ये आपको खुद ही आना चाहिए। 7 जो मैं बताऊंगा अभी, PaCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 49, SCO3 इज 24। हम वैसे ही बनाएंगे, इट नॉर्मल बेस, ठीक है ना। pH इज 7.22, मैंने अभी क्या बताया आपको, डिक्रीज्ड pH मीन्स एसिडिक, सो pH आएगा इसमें, एसिडोसिस है पेशेंट को, ठीक है ना। अब हमें देखना है SCO3 लेवल कितना है, 24। पहले देखेंगे PaCO2 लेवल 49 है, PaCO2 लेवल 49 है, ज़्यादा है, दैट मीन्स पेशेंट हैज़ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे SCO3 कितना है 24, 22 to 26 नॉर्मल है, 24 है, दैट मीन्स SCO3 यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। SCO3 इन द नॉर्मल रेंज, जो मैंने अभी कहा आपको, जब भी SCO3 नॉर्मल रेंज में आएगा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, अभी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, जो हम पहले इंटरप्रेट करेंगे। और जो हमारा SCO3 है लेवल है यहाँ पे, ये नॉर्मल रेंज में है, दैट मीन्स इट इज अनकंपनसेटेड, इट इज अनकंपनसेटेड, बॉडी कुछ भी नहीं कर रही है अभी इसके खिलाफ। अगर यहाँ पे इंक्रीज्ड लेवल ऑफ SCO3 होता तो हम बोलते, और pH यहाँ पे नॉर्मल होता तो हम बोलते SCO3 ने क्या किया है, बाइकार्बोनेट, इसने pH को नॉर्मल लाया है यहाँ पे,
इसने pH को नॉर्मल आया यहाँ पे, तो ये फुली कंपनसेटेड होगा, जो मैं इसके बाद बताऊंगा आपको ये समझ में आया, ठीक है ना। जो हम कर रहे थे, इट इज अनकंपनसेटेड बिकॉज बॉडी इज डूइंग, मेटाबॉलिज्म इज डूइंग नथिंग विद दीज थिंग्स, ओके। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इफ द बॉडीज pH विल बी 7.43, PaCO2 will be 33, HCO3 will be 70। अगर ऐसे क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, हम देखेंगे पहले। pH इज 7.43, ठीक है ना, pH नॉर्मल रेंज में आया, ओके, pH नॉर्मल रेंज में आया, ओके। PaCO2 इज 33, यहाँ पे कम है, ठीक है ना, 35 से कम है, मीन्स 33 है। मैंने आपको बताया जब भी PaCO2 डिक्रीज हो दैट मीन्स अल्कलाइन, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा फिर से, PaCO2 मीन्स डिक्रीज, अल्कोलोसिस मीन्स, तो ये अल्कोलोसिस में आएगा, ठीक है ना, PaCO2। ऐसे ही हम देखेंगे बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट इज 17, बाइकार्बोनेट इंक्रीज्ड है, यहाँ पर हम देखेंगे जब भी इंक्रीज्ड बाइकार्बोनेट होता है, जब भी इंक्रीज्ड बाइकार्बोनेट होता है किसी भी पेशेंट में, ठीक है ना, तो वो कहाँ पे जाएगा, एसिडोसिस की तरफ, HCO3 इज इंक्रीजर, ठीक है ना, यहाँ पे हम देखेंगे HCO3 इज इंक्रीजर। देखो पहले ही हमें पेशेंट, जब भी कंपनसेटरी मैकेनिज्म आप करते होंगे, पहले ही पेशेंट से डेटा ले लो, जो भी आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटाज लेते हो असेसमेंट में, ठीक है ना, असेसमेंट में एसेस करना है पेशेंट को, whether the patient has metabolic disease or respiratory disease। अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट को COPD है, दैट मीन्स पेशेंट हैज रेस्पिरेटरी थिंग। अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट को डायरिया वगैरह हुआ होगा, दैट मीन्स मेटाबॉलिक थिंग इज देयर, ठीक है ना, वो हमें पहले देखना है। इसमें अगर हम डेटा लेंगे, डेटा की वजह से हम इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं पेशेंट को रेस्पिरेटरी थिंग था या मेटाबॉलिक थिंग था। अगर अब डेटा नहीं हुआ, हमें अब इसी वैल्यूज में देखना होगा, हम इसी वैल्यूज में देखेंगे, ठीक है ना। देखो पेशेंट को यहाँ पे क्या है, pH है नॉर्मल रेंज में, ठीक है ना, pH है नॉर्मल, मगर 7.43। हम कैसे देखेंगे अगर डेटा के बगैर हो, ठीक है ना। हम एक यहाँ पे फिर से एक छोटा सा एक लाइन डालेंगे, उसमें हम pH ग्राफ बनाएंगे छोटा सा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने बोला था दिस इज 7.35, दिस इज 7.45, ठीक है ना, 7.35, दिस इज 7.45। यहाँ पे हमारा आएगा एब्सोल्यूट नॉर्मल, दैट इज 7.40, हम लेते हैं एब्सोल्यूट नॉर्मल। अगर कभी कभार 7.40 से यहाँ आए तो पेशेंट किसकी तरफ जा रहा है, ऊपर आए, 7.41, 7.42, 7.43, 7.44, 7.45, 7.46, पेशेंट मूव्स टुवर्ड्स द बेस अल्कलाइन, अल्कोलोसिस, ठीक है ना। अगर 7.40 ये क्या है हमारा एब्सोल्यूट नॉर्मल, हम लेते हैं 7.40 को, ठीक है ना, मीडियन लेते हैं इसका। अगर इससे कम आ जाए दैट मीन एसिडोसिस, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखेंगे 7.43 आया, इसका मतलब पेशेंट को क्या था, अल्कोलोसिस, क्या था, अल्कोलोसिस, पेशेंट को अल्कोलोसिस था। मगर बाइकार्बोनेट ने क्या काम किया है, बाइकार्बोनेट की वजह से पेशेंट, बाइकार्बोनेट की वजह से पेशेंट का pH जो है वो नॉर्मल हुआ है। मगर अभी भी पेशेंट किस कहाँ 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 तरफ है, एब्सोल्यूट जीरो से अल्कोलोसिस की तरफ, दैट द पेशेंट हैज़ रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। मगर ये फुली कंपनसेटेड हुआ। फुली कंपनसेटेड कैसे हुआ ये, बिकॉज इसने फुली, बॉडी ने, मेटाबॉलिज्म ने फुली कंपनसेट किया है, जिसकी वजह से पेशेंट का pH नॉर्मल हो गया है, ठीक है ना। आपको समझ में आया अच्छे से, फुली कंपनसेटेड मीन्स मेटाबॉलिज्म की वजह से ये फुली कंपनसेट हुआ है, जिसकी वजह से जो pH है वो नॉर्मलाइज हुआ है। यहाँ पे बस आपको देखना है HCO3 ने क्या काम किया है, डिक्रीज्ड HCO3 ने काम किया है, इसने pH को क्या किया है, थोड़ा सा कम किया है, ताकि ये एसिडिक बने ब्लड में और pH को नॉर्मल रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इंक्रीज्ड होता तो ये ज़्यादा क्या बनता, अगर pH ज़्यादा होता है यहाँ पे तो ये ज़्यादा अल्कलाइन बनता, ठीक है ना, तो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस ज़्यादा होता है, ठीक है ना। मगर pH कम होने की वजह से हमारी मेटाबॉलिज्म ने क्या क्या काम किया है, pH कम किया है, उसकी वजह से जो हमारा pH अल्कलाइन की तरफ से, अल्कलाइन की तरफ था, वो क्या नॉर्मल रेंज में आया है विद द हेल्प ऑफ HCO3। इट्स कॉल्ड एज कंपनसेटरी मैकेनिज्म। इसका मतलब होता है कंपनसेट, बॉडी ने कंपनसेट किया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल, इफ द pH ऑफ द बॉडी इज 7.50, okay, PCO2 is 51, HCO3 is 41,
इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, ठीक है ना। मैंने अभी भी आपको बोला अगर असेसमेंट अगर हम असेस नहीं कर सकते हम तो हम इसी की वजह से देख सकते हैं बाय द रीडिंग इटसेल्फ हम देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हमें देखना है पहले पीएच क्या है, पीएच क्या है यहाँ पे 7.50, PCO2 51। अगर हम पीएच की तरफ देखें तो 4-5 से ज़्यादा है, दैट मीन्स द देयर इज अल्कोलोसिस। हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे एसिड नॉर्मल बेस, दैट मीन्स द पीएच इज इन अल्कलाइन, ठीक है ना, बेस की तरफ। ओके, ये वाला 7.50 4-5 से ज़्यादा है। हम यहाँ पे देखेंगे PCO2 51, PCO2 इज मोर, दैट मीन्स मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको व्हेन देयर विल बी इंक्रीज्ड PCO2 दैट मीन्स एसिडोसिस। तो हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे अल्कोलोसिस आया, ठीक है ना। तो हम दूसरे वैल्यू की तरफ जाते हैं, HCO3 इज 41, HCO3 इज 41, इंक्रीज्ड HCO3। यहाँ पे आप देखो व्हेन देयर विल बी इंक्रीज्ड HCO3, यहाँ पे इंक्रीज्ड HCO3 दैट मीन्स पेशेंट हैज़ मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, ठीक है ना। सो इसका राइट आंसर क्या है, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। बट इसका जो पीएच है वो 7.50 है, ठीक है ना, यहाँ है पीएच इज 7.50। पीएच जो 7.50 है इसकी वजह से क्या हुआ है, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस की क्या इसकी वजह से क्या हुआ, जो PCO2 है वो 51 आया, मतलब बॉडी कुछ कंपनसेट कर रही है इसके लिए। हम बोलेंगे दैट इट इज अ पार्शियल कंपनसेशन, पार्शली कंपनसेटेड। अगर यहाँ पे PCO2 नॉर्मल रेंज में होता है देन इट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस अल्कोलोसिस अनकंपनसेटेड। बट यहाँ पे PCO2 डिरेंज्ड आता है, दैट मीन्स बॉडी इज समवट कंपनसेटेड विद द मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, दैट मीन्स इट इज पार्शियली कंपनसेटेड। बहुत ईजी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल शो यू हियर ताकि आपको समझ में आए, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, इफ द pH इज 7.27, PaCO2 इज 34 एंड बाइकार्बोनेट इज 17, ठीक है ना। इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। जैसे मैंने बोला आपको कंपनसेशन में पहले ही असेसमेंट करना होता है वेदर द पेशेंट इज डीलिंग विद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। अगर वो नहीं है तो हम ऑन द बेस ऑफ वैल्यूज देख सकते हैं। वो कैसे देखें वो मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखो पीएच इज 7.27, जो हमारा PaCO2 पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड वो 34 है, बाइकार्बोनेट 17 है। देखो पहले ही 7.27 पीएच है, मीन्स कम है पीएच, दैट मीन्स एसिडोसिस है, ठीक है ना। पीएच इसमें जाएगा, पीएच इसमें जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे PaCO2 34 है, कम है, ठीक है ना, नहीं हो सकता। जब भी कभी कभार एसिडोसिस हो, यहाँ पे देखो आप एसिडोसिस में क्या होता है, जो हमारा PaCO2 है एसिडोसिस में कहाँ गया, वो इंक्रीज्ड रहता है, ठीक है ना, यहाँ पे। अब हम देखेंगे तो हम ये ऐसी, तो दैट मीन्स बॉडी हैज़ कंपनसेटेड विद PaCO2। तो हम देखेंगे वैल्यूज ऑफ HCO3 मीन्स 17 है, यहाँ पे 17 मीन्स नॉर्मल से नीचे आता है, ठीक है ना, 22-26 नॉर्मल आता है। सो हम देखेंगे यहाँ पे डिक्रीज्ड कहाँ पे है, देखो डिक्रीज्ड पीएच, डिक्रीज्ड जो HCO3 है दैट कम्स इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सो द पेशेंट हैज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब हमें देखना है क्या ये कंपनसेटेड है या नहीं। हम यहाँ पे देखेंगे PaCO2 डिरेंज्ड है, दैट मीन्स इट इज़ कंपनसेटेड, ठीक है ना। क्या कंपनसेटेड है, PaCO2 ने pH नॉर्मलाइज नहीं किया है, दैट मीन्स इट इज़ पार्शियली कंपनसेटेड, इट इज़ पार्शियली कंपनसेटेड। यहाँ पे ये आप देखो, अगर यहाँ पे ये pH कितना होता 7.35, ठीक है ना, हम लिखते फुली कंपनसेटेड, क्योंकि 7.35 अगर होता है, क्योंकि PaCO2 ने क्या काम किया है, pH को नॉर्मल रेंज में लाया है। बट यहाँ पे pH नॉर्मल रेंज में नहीं है, दैट मीन्स pH विल बी पार्शियली कंपनसेटेड। ये आप याद रखना। होप आपको ये सब समझ में आया होगा, दैट हाउ द बॉडी इज कंपनसेटेड एंड हाउ विल इंटरप्रेट द ABG। आई थिंक मैंने अच्छे से डिटेल आपको ये समझाया, ठीक है ना। अब थोड़ा मैं आपको बताऊंगा, कभी कभार एग्जाम में आता है, ये भी आप नोट डाउन करिए, ठीक है ना। देखो कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है, ये मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बताऊंगा आपको। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के कॉजेज क्या है, देखो मैंने आपको पहले ही बोला था, जब भी रेस्पिरेटरी डील करता है दैट मीन्स हाइपोवेंटिलेशन या वो डिजीज जो रेस्पिरेटरी से डील करते हैं, जैसे COPD हैं, जैसे एस्थमा है, ठीक है ना, जैसे ब्रोंकाइटिस हैं, जैसे एटलेक्टिस हैं, एम्फेसीमा, हाइपोवेंटिलेशन हो या हीमोथोरैक्स हो, निमोनिया हो, नीमोथोरैक्स हो या ब्रोंकाइटिस हो, कोई भी डिजीज़ ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस काज कर सकती हैं जिसकी वजह से हाइपोवेंटिलेशन हो, ठीक है ना। स्ट्रोक या चेस्ट मसल वीकनेस हो जिसकी वजह से हाइपोवेंटिलेशन हो। सो हाइपोवेंटिलेशन कैन काज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसी तरह दूसरा है यहाँ पे रेस्पिरेटरी
अल्कोलोसिस। रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस का क्या क्या काज होगा? अपोजिट इसका हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है ना, हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन किससे हो सकता है? ड्यू टू ओवर स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे एंग्जाइटी, पेन, हाइपोक्सिया की वजह से, हाई फीवर की वजह से, ठीक है ना, या मैकेनिकल वेंटिलेशन में जब देते हैं पेशेंट को, उसकी वजह से अगर हाइपर वेंटिलेशन हो, वो काज कर सकता है रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। ऐसे ही तीसरा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है ना। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक एसिड? मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कॉजेज होते हैं एंड स्टेज रेनल डिजीज, जैसे है रेनल डिजीज। अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे, आप देखोगे जो भी कोई रेनल डिजीज का पेशेंट होगा या रेनल फेलियर का पेशेंट होगा, उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता ही होता है, ठीक है ना। या किसी को सीवियर डायरिया हो, ठीक है ना, रेनल डिजीज, सीवियर डायरिया, ऐसे पेशेंट्स में क्या होते हैं? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है ना। ऐसी ही मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस अगर किसी पेशेंट में हो, किस पेशेंट में हो सकता है? काज क्या है इसका? अगर हम ज़्यादा इनटेक करेंगे बाइकार्बोनेट, ज़्यादा लेंगे बाइकार्बोनेट, तो सीधी सी बात है अल्कोलोसिस होगा। इनटेक का बाइकार्बोनेट एक्सेसिव, ठीक है ना। अगर लॉस ऑफ एसिड हो बॉडी में, जैसे हम डायूरिक्स देते हैं, ठीक है ना, डायूरिक्स की वजह से ज़्यादा एसिड बॉडी से निकले, उसकी वजह से मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस हो सकता है। या प्रोलॉन्ग्ड वोमिटिंग हो, ठीक है ना, प्रोलॉन्ग्ड वोमिटिंग कैन कॉज मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। या नेजोगैस्ट्रिक फंक्शनिंग अगर ज़्यादा हम करें, दैट विल कॉज मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। ओके, होप आपको कॉजेज भी समझ में आए। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।